हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 13। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा कबीर की बेपनाह मोहब्बत की तकलीफ, जो खुद के लिए उसकी आंखों में उसने कभी नहीं देखी थी, जिस पर कबीर एक भी पल की देरी नहीं करता और सना के कदमों में आकर बिछ जाता है, जो सना के कलेजे को चीर डालता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या रिएक्ट करे। वो बिल्कुल किसी मौन की तरह वैद्या की गोद में बैठी हुई थी, जिसकी आंखों का पानी टप टप उसके चेहरे पर बहे जा रहा था। और अब आगे उसे अपने करीब बैठे वैद्या से घृणा हो रही थी। उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसे ये दिन भी अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा, जहाँ उसके सामने एक लड़की की दर्दनाक चीखें उसे बचाने की गुहार लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सब कुछ जानने समझने के बाद भी उसे उस इंसान के लिए अपनी आंखों में सहानुभूति दिख रही है, जिसे वो खुद से भी ज्यादा चाहती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। वैद्या एक हार्टलेस इंसान है, जिसे किसी का दर्द, दुख, तकलीफ अपनी खुदगर्जी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देती। पर पानी सर से ऊपर जा रहा था, जिस पर सना कोई भी रिएक्ट कर पाती कि तभी वैद्या फुर्ती के साथ वहां से सना को अपने साथ लेकर उठता है और लगभग खुद के साथ जबरदस्ती घसीटते हुए मोटेल से बाहर आ जाता है। सना के चेहरे पर फैली तकलीफ की झुर्रियां वैद्या को उसके अंदर के दर्द से वाकिफ करा रही थी। पर सना इस समय ये नहीं जानती थी कि वैद्या के सामने अपना कोई भी दुख रोना सब बेकार है। वो वही करेगा जो वो चाहेगा, चाहे वो सना की मर्जी के खिलाफ हो या नहीं। सना ने किसी फड़फड़ाते पक्षी की तरह खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया था और वैद्या भी यहाँ उसे पैनिक होता देख समझ गया था कि वो खुद से काबू गंवा रही है। सना ने इस समय स्वयं को वैद्या की मजबूत बाजुओं में निठाल छोड़ दिया था और वो कब किसी ठंडे पानी की बूंद की तरह उसके बदन से फिसल कर बाहों में गिर पड़ती है। वैद्या तब जान पाता है जब आसमान पर चलती जगमगाती अस्तबाजियों के बीच में वो एक ही आसमान की छत के नीचे एक साथ इस तरार में एक दूजे को घेरे खड़े थे। मतलब कि उस साल की उन दोनों के बीच शुरुआत हो चुकी थी, जिसके हर एक पन्ने में वैद्या उसके साथ लिख चुका था। वैद्या अपने हाथों की उंगलियों से उसके चेहरे को छूता है और एक ही बारी में उसे अपने बाहों में उठा लेता है। दोनों कार में सवार थे और कार अपनी स्पीड में रोड पर दौड़ रही थी, जिसके पीछे किसी राजमंत्री की तरह वैद्या को उसकी अनगिनत गाड़ियों की लाइन फॉलो कर रही थी। वैद्या ने अभी अपनी आंखों की एक गहरी टकटकी के साथ सना को देखना शुरू ही किया था कि तभी वहां पर फोन कॉल की रिंग सुनाई पड़ती है और अभी वैद्या के पर्सनल हेड अमित ने सीट के नीचे रखे फोन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी वैद्या फुर्ती के साथ उस फोन को आगे बढ़कर रिसीव कर लेता है, जिसके आगे वाले शख्स का जवाब सुनकर वैद्या की आंखें तन जाती है। जहां हमें पीहू वैद्या के साथ उसकी गोद में बैठी मिलती है और वैद्या ने पीहू के लिए वो रूम कई कीमती उपहारों के साथ भर दिया है। वैद्या पीहू के साथ किसी छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था और कभी उसके साथ जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। जहां वैद्या को इतने फन में देखकर अमित भी उसकी हर एक एक्टिविटी को बड़े गौर के साथ देख रहा था। वो एक तरफ से शौक भी था। जहां पीहू उसके हाथ पर बने अजीबो गरीब टैटू को देखते हुए बोलती है, मिस्टर हीरो ये क्या है? पीहू के इस सवाल पर वैद्या उसके बालों को हल्के हाथ से छूते हुए बोलता है, एक रियल हीरो की निशानी। वैद्या के ये कहते ही पीहू अपनी कलाई की तरफ देखकर बोलती है, तो क्या मिस्टर हीरो, मैं कभी हीरो नहीं बन सकती? पीहू के इस नटखट जवाब पर वैद्या ब्लश करते हुए कहता है, हाँ पीहू, तुम हीरो नहीं बन सकती क्योंकि तुम हीरोइन हो डार्लिंग,
और इतना कहते ही दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद वैद्य पीहू से फिगर प्रॉमिस लेने को कहते हुए बोलता है, ओके पीहू, अब इस ड्रॉप के बाद तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम हो गया है और तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम हम दोनों में हुई इस मीटिंग को हर बार की तरह सीक्रेट ही रखोगी। करो प्रॉमिस। वैद्या के ये कहते ही पीहू उसे वादा करती है और फिर वैद्य उसे बेड पर लिटाकर वहां से जाने को निकल जाता है, जहां इन दोनों में हुई बातचीत से ये साबित होता है कि ये दोनों पहली बार तो नहीं मिल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जहां सना सुबह होने के साथ टैक्सी में बैठी हुई थी और बार बार कबीर को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, उसे डर था कि अब क्या होने वाला है उसके साथ। जहां टैक्सी के रॉय विला के बाहर रुकते ही सना फुर्ती के साथ अपने कदमों की एक तेज दौड़ लगाकर घर के अंदर एंटर होती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि कबीर एक किंग साइज कुर्सी पर अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठा है और उसके एक हाथ के फिगर में सिगरेट चल रही है। जहां सना के आने की आहट जैसे ही कबीर को अपने कानों में सुनाई पड़ती है, तो वो किसी खूंखार जानवर की तरह उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह कितने वक्त से उसका इंतजार कर रहा है। सना एक ठंडा घूंट अपने गले से नीचे निकलती है और कबीर की तरफ दौड़ लगाते हुए कहती है, कबीर मेरी बात सुन। वो मैं कह रही थी कि कबीर। सना की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी कबीर फुर्ती के साथ अपनी जगह से उठता है और चिल्लाकर बोलता है, कहाँ से आ रही हो अभी तुम? कबीर का सवाल सना के लिए सुनने में बहुत अजीब था। शायद उसने उसे ये सवाल कुछ वक्त पहले पूछा होता तो उसे लगता कि वो उसकी फिक्र करता है। शादी के पूरे एक साल में कबीर ने कभी भी सना से ये सवाल नहीं किया था। सना खुद के इम्प्रेशन को संभालती है और कबीर की तरफ बढ़ाया अपना कदम पीछे खींच लेती है, जिसके साथ कबीर अपने सवाल को दोहराते हुए पूछता है, तो कैसी रही मेरी इज्जत का सरेआम तमाशा बनाने के बाद तुम्हारी उस वैद्या के साथ रात, बताओ ना। और इसके साथ कबीर सना की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबोच लेता है। सना उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है कि तभी कबीर उसे पीछे की तरफ धकेलता है और उसके बेहद नज़दीक झुकते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है जो मेरा सवाल तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? एक तरफ से सना को कबीर के इस टॉर्चर की आदत थी। सना अपने आंखों से लुढ़क रहे आंसुओं को साफ करती है और बेमन से कहती है, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और मैं जहाँ भी गई वहाँ भेजने वाला कोई और नहीं, तुम ही हो। इतनी जल्दी वो जगह भूल गए तुम कबीर? कबीर की आंखों में इस समय सना के लिए जलती ज्वाला थी, जिसे सना कबीर को सीधा साधा जवाब न देकर हवा देने का काम कर रही थी। और वैसे भी कबीर इस समय बहाना ढूंढ रहा था सना पर हाथ उठाने का, उस गुस्से को उस पर उगलने का जिससे सना ने हवा देने का काम किया था। सना इस समय हार चुकी थी। उसे याद आने लगता है कि उसने इस बेमतलब शख्स के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज ये शख्स उस पर क्यों हक जता रहा है, जिसके आगे कबीर चिल्लाकर बोलता है, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे पैर की जुत्ती। सना के लिए इस समय कबीर के एक एक शब्द गर्म अंगारे की तरह अपने कानों में सुलगते हुए महसूस हो रहे थे, जिसे वह आंखें बंद कर सिर्फ बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जहां कबीर समझ गया था कि उसके साथ वहां क्या हुआ है, उसके चेहरे की उतरी हुई रौनक को देखकर, जिस पर सना कबीर का गुस्सा और भड़कते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो कबीर? तुम्हारा अंदाजा सही है, मैं और वैद्या एक साथ। सना इससे आगे कुछ और बोल पाती कि तभी कबीर गुस्से के साथ उसकी गाल पर तमाचा मार देता है। सना का चेहरा कबीर से दूर हो जाता है और वह हंसने लगती है और ये हंसी दर्द से भरी हुई होती है, जैसे कबीर के इस चाटे ने उसके कलेजे को चीर दिया हो। जिस पर सना कड़वाहट के साथ कहती है,
किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पर? हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है कबीर, जब तुम उस हिना के साथ रातें बिताकर आते हो। सना के ये कहते ही कबीर उसकी जबड़ी को पकड़ता है और गुस्से से दबाते हुए बोलता है, और इस सब की वजह कौन है? वजह सिर्फ तुम हो सना। अगर तुम मेरे करीब रहती, मुझे अपना पति मानती, तो मुझे वो खुशी किसी दूसरे के बिस्तर में ढूंढने की जरूरत न पड़ती। और वैसे भी तुम्हारे मुझसे ये सवाल करने की औकात भी नहीं है। मैं मर्द हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो। तुम्हें किसी के साथ बेचने से लेकर तुम पर हक जताने तक भी। कबीर के ये कहते ही सना उसे गुस्से से दूर धकेलती है और चिल्लाकर कहती है, मर्द? तुम खुद को मर्द कहते हो कबीर? तुम मर्द नहीं हो, तुम ना मर्द हो कबीर। और ये रियलिटी है तुम्हारी लाइफ की, जो मुझे पता है तुम कभी स्वीकार नहीं करने वाले। और तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो कि मैं गिरी हुई मतलबी हूँ, तो सुन लो, मेरी गिरी हुई भी तुमने ही बनाया है कबीर, तुमने और तुम्हारे उस सौदे ने। बस अब तुम्हारे साथ बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी है। अब और नहीं कबीर, मुझे तलाक चाहिए। सना के इतना कहते ही कबीर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? तलाक का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया? और वैसे भी तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम कबीर रॉय को छोड़कर आज़ादी की ज़िंदगी जी सको? सड़कों पर भीख मांगती मिलोगी मुझे तुम। कबीर के इतना कहते ही सना हंसते हुए कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जेब में इतनी हैसियत है कि तुम मुझे और पीहू को पाल सको? अरे तुम तो खुद अपनी बीवी को भेजकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो कबीर। और तुम हैसियत की बात कर रहे हो, मुझे हर रात उस वैद्या के पास भेजते हो और उसे पैसे लेते हो। मुझे हर वक्त तिल तिल मरने पर मजबूर करते हो, और तुम हैसियत की बात करते हो। सना के इतना कहते ही कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हें उसे चीज़ से इतनी प्रॉब्लम है तो तुमने उस दिन के बाद खुदकुशी क्यों नहीं कर ली? जान क्यों नहीं ले ली उस रात के बाद अपनी? कबीर ने इतना कहा ही था। किस तरह अपनी नज़रें कबीर से मिलाते हुए कहती है, उस रात के बाद मुझे खुदकुशी करनी चाहिए। अरे खुदकुशी करने वाले काम तुमने किए हैं कबीर। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जो अपनी बीवी को बेचकर अपना गुजारा करता है। और तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ से जल्दी ही एक बड़े डायरेक्टर बन जाओगे? अरे इज्जत और शोहरत हासिल करनी है तो मेहनत करना सीखो। और वैसे भी तुम जैसा घटिया इंसान इज्जत पाना डिजर्व नहीं करता। सना के इतना बोलते ही कबीर गुस्से के साथ सना की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन को पूरी ताकत के साथ दबाते हुए कहता है, अच्छा, मैं घटिया इंसान हूँ? मैं इज्जत पाना डिजर्व नहीं करता? बेहया औरत। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।